एक बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर में एग्जैक्टली 40% की लैंडिंग कर दी, टारगेट कंप्लीट। फिर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असेसमेंट में बैंक फेल हो गया। कैसे? क्योंकि बैंक ने ओवरऑल टारगेट तो अचीव कर लिया, लेकिन एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड जो वीकर सेक्शन के रिक्वायर्ड सब टारगेट थे वो कंप्लीट नहीं किए। और यही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का सबसे बड़ा ट्रैप है। तो ओवरऑल टारगेट कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि सब टारगेट कंप्लीट हो गया। इस कंप्लीट सीरीज में हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को 5 कनेक्टेड पार्ट्स में समझेंगे। पार्ट 1 में हम कैटेगरीज ए एंड बी सी क्या होता है, सीईओ, बीएससी और बैंक वाइज टारगेट्स को कवर करेंगे। पार्ट 2 में एग्रीकल्चर, एफपीओ, वेयर हाउस रिसीट्स, एनसीएफ और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। पार्ट 3 में एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन एंड हाउसिंग। पार्ट 4 में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर वीकर सेक्शन और डिस्ट्रिक्ट वेटेज को कवर करेंगे। और फाइनली पार्ट 5 में जो पीएसएलसीज हैं, ऑन लैंडिंग, शॉर्टफॉल, पेनल्टीज क्या होती हैं, कंप्लीट केस स्टडीज के साथ समझेंगे। तो हर पार्ट के एंड में एक अनरिजॉल्व्ड केस होगा जिसका आंसर नेक्स्ट वीडियो की बिगिनिंग में आपको मिलेगा। तो आज से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को परसेंटेज की लिस्ट की तरह नहीं, एक कनेक्टेड रेगुलेटरी सिस्टम की तरह समझिए। चैप्टर नंबर 1, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है। बैंकिंग सिस्टम नेचुरली उन बोरोर्स को प्रेफर कर सकता है जहां टिकट साइज बड़ा हो, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग हो और ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली कम। लेकिन एग्रीकल्चर, माइक्रो बिजनेसेस, लो इनकम हाउसहोल्ड, एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग और वीकर सेक्शन जैसे एरियाज में इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। इसी गैप को एड्रेस करता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, आरबीआई बैंक्स को डायरेक्ट करता है कि उनकी एलिजिबल लैंडिंग का एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज जो नेशनल इंपॉर्टेंस एंड जो फाइनेंशियली अनडिजर्व सेक्टर्स है वहां पर जाना चाहिए। लेकिन एक मिसकंसेप्शन आप अपने माइंड से रिमूव कर लीजिए। पीएसएल चैरिटी नहीं होता है, पीएसएल का मतलब फ्री लोन नहीं होता है, पीएसएल का मतलब कंपल्सरी लोन सैंक्शन नहीं होता है, पीएसएल का मतलब ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कंसेशन नहीं है। बैंक बोरोर की रीपेमेंट कैपेसिटी असेस करेगा, अप्रेजल करेगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता है एज यूजुअल एंड यूज मॉनिटर करेगा। एप्लीकेबल जो इंटरेस्ट रेट है वो भी चार्ज किया जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सिर्फ रेगुलेटरी एंड क्लासिफिकेशन एंड जो लो क्रेडिट फ्लो ऑब्लिगेशंस है उनको डिटरमाइन करता है एंड उस गैप को फुलफिल करता है। चैप्टर नंबर 2, टोटल 8 प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैटेगरीज है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 8 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। इनको याद रखिए। इसका निमोनिक मैं आपको बता देता हूं। आज मैं एग्जैक्टली बेसिकली एग्जाम इजली हैंडल सर रिवीजन ओवर, ठीक है। आज मेन एग्जाम इजली हैंडल सर रिवीजन ओवर, ये निमोनिक याद रख लो। ये ए से एग्रीकल्चर, मेन के एम से एमएसएमई, एग्जाम के ई से एक्सपोर्ट क्रेडिट और इजली से ई से एजुकेशन, जो हैंडल है उसके एच से हाउसिंग, सर से एस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर इज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ओ इज फॉर अदर्स। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट को समझो। वीकर सेक्शन का नाम आपको मेन कैटेगरीज के अंदर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वीकर सेक्शंस सेपरेट 9th कैटेगरी नहीं है, ये एक ओवरलैपिंग सब टारगेट है। यानी कि वीकर सेक्शंस इज कवर्ड इन अदर्स कैटेगरी। वीकर सेक्शंस जो है वो और कैटेगरीज में भी कवर होता है, ठीक है। तो उसको समझना जरूरी है। अब मेन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कैटेगरी क्या होगी? एमएसएमई। क्या वही लोन वीकर सेक्शन टारगेट में भी शामिल हो सकता है? यस, वो भी हो सकता है। यानी कि अगर माइक्रो एंटरप्राइज में लोन सैंक्शन कर रहे हो, क्या वो लोन वीकर सेक्शन में भी काउंट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक लोन है तो उसकी एक ही मेन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैटेगरी हो सकती है, लेकिन सेम लोन रेलेवेंटली दूसरे कैटेगरीज के साथ ओवरलैप हो सकता है। चैप्टर नंबर 3, टारगेट का डिनोमिनेटर क्या है। अब मान लीजिए कोई एबीसी बैंक है एंड उसके मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि हमारा डिपॉजिट बेस 30,000 करोड़ का है और इसका 40% का पीएसएल कर दो। तो क्या कैलकुलेशन सही होगी? नो, दैट इज नॉट द कैलकुलेशन एट ऑल। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सिंपली डिपॉजिट्स का परसेंटेज का टारगेट कैलकुलेट नहीं करता। उसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है एएनबीसी यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एंड दूसरा होता है सीईओ बीएससी यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। अब इसमें से जो ज्यादा होगा
उसका लोन सैंक्शन करना पड़ेगा। अब जो क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स है ना, उसमें गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, वो चीजें शामिल होती हैं। और एएनबीसी का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर समझ लो, बैंक क्रेडिट जो होता है वो इंडिया का काउंट किया जाता है, जो एलिजिबल डिडक्शंस है, एडिशंस है, वो की जाती हैं, और अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ, ठीक है, तो उसे आपको आरआईडीएफ में यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में डालना पड़ेगा, राइट, दैट्स द केस। तो मेन चीज को याद रखो कि जो टारगेट कंप्यूट किया जाएगा वो एएनबीसी या फिर जो सीईओ बीएससी है, जो भी उसमें से हायर होगा, उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। मान लो एएनबीसी है किसी बैंक का 20,000 करोड़ और सीईओ बीएससी है 18,000 करोड़, टारगेट बेस जो होगा काउंट क्या होगा, डेट विल बी 20,000 करोड़। अब अगर सीईओ बीएससी ज्यादा होता, मान लो 18,000 की जगह पर 22,000 होता, तो हम टारगेट बेस काउंट करते 22,000 करोड़ का। सिर्फ एएनबीसी देख करके हमने अमाउंट सिलेक्ट नहीं करना होता है, राइट, विच एवर इज हायर जो है वो ध्यान में जरूर रखना है। चैप्टर 4 डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स का टारगेट क्या है। जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है जिसमें आरआरबीज यानी कि रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल नहीं होते हैं, इनका ओवरऑल टारगेट है 40% ऑफ द एएनबीसी और सीईओ बीएससी विच एवर इज हायर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का टारगेट इनका 18% है, और एग्रीकल्चर के अंदर जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स का टारगेट है, एनसीएफ का टारगेट है, वो 14% है। तो ओवरऑल टारगेट जो आपके डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, उनका 40% है, लेकिन एग्रीकल्चर का सब टारगेट 18% का है, और एग्रीकल्चर के अंदर भी 14% का टारगेट दिया गया फॉर द नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स। और इस एनसीएफ के अंदर भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का टारगेट है, दैट इज 10, और माइक्रो एंटरप्राइज के लिए जो टारगेट है दैट इज 7.5%, वीकर सेक्शन के लिए टारगेट है 12%। तो सिंपल से याद रखो 40, 18, 14, 10, 7.5, 12, यानी कि 40 ओवरऑल टारगेट, 18 एग्रीकल्चर का, 14 एनसीएफ का, 10 जो आपके मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, 7.5 माइक्रो एंटरप्राइजेस, एंड 12 इज रिलेटेड टू द वीकर सेक्शन। लेकिन इस परसेंटेज को ऐड नहीं करना होता। जो एग्रीकल्चर का 18% है वो 40% के अंदर है, एनसीएफ का 14% एग्रीकल्चर के 18% के अंदर है, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को 10% दे रहे हो वो एनसीएफ के 14% के अंदर है, ठीक है। वीकर सेक्शन ओवरलैपिंग टारगेट है, ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और वीकर सेक्शन का जो आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर ओवरलैप कर रहा है, राइट। फर्दर चैप्टर नंबर 5 जो न्यूमेरिकल आते हैं, एक्सवाइजेड बैंक का एप्लीकेबल बेस है मान लो 20,000 करोड़ का, ओवरऑल टारगेट कितना बन जाएगा। अगर मान लो वो एक डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है तो ओवरऑल टारगेट क्या होगा, इट विल बी 40% ऑफ 20,000 करोड़, यानी कि 8,000 करोड़ का। अब 8,000 करोड़ में, ठीक है, आपने 8,000 करोड़ का 18% कैलकुलेट नहीं करना, यू हैव टू कैलकुलेट द 18% ऑफ द 20,000 करोड़, वो आपका एग्रीकल्चर का टारगेट है, यानी कि 3600 करोड़ रुपीस जो है वो आपका एग्रीकल्चर का टारगेट है। और एनसीएफ जो है वो भी 14% है 20,000 करोड़ का, यानी कि इस 3600 करोड़ में से जो 2800 करोड़ है वो आपने एनसीएफ को, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को देना है, और उसी 3600 करोड़ का यानी कि 2800 करोड़ जो हमने एनसीएफ का काउंट किया उसमें से 2000 करोड़ जाएगा एसएमएफ की तरफ, राइट। सो इस वे से आप टारगेट्स को देखते हो। क्लियर है चीज। बाद है चैप्टर 6 दैट्स रिलेटेड टू द फॉरेन बैंक्स। अब फॉरेन बैंक के ब्रांचेस काउंट को इग्नोर नहीं कर सकते, दैट मैटर्स अ लॉट। यानी कि अगर कोई फॉरेन बैंक की ब्रांचेस इंडिया में 20 या उससे ज्यादा है तो फिर उनके ओवरऑल टारगेट डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के साथ मैच करेंगे, यानी कि ओवरऑल टारगेट उनके लिए भी 40%, एग्रीकल्चर का 18%, एनसीएफ का 14% एंड एसएमएफ का 10%, 7.5 रहेगा माइक्रो एंटरप्राइज का, और वीकर सेक्शन का 12% रहेगा। गेटिंग इट। और जहां पर फॉरेन बैंक की ब्रांचेस 20 से कम है वहां पर ओवरऑल टारगेट 40% का है, लेकिन 40% में से नहीं, बेसिकली 40% ओवरऑल का जो 40% है उसी तरह से ओवरऑल का जो 32% रहेगा वो एक्सपोर्ट क्रेडिट को हो सकता है, एंड बाकी का जो 8% है वो आप मिलजुला करके किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में कर सकते हो। तो उनके लिए यानी कि वो फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है उनके लिए सब टारगेट्स नहीं है फॉर द एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइज, वो सब टारगेट्स उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब बात आती है चैप्टर नंबर 7 जो कि है आरआरबी से रिलेटेड, यानी कि रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड। अब आरआरबी का जो ओवरऑल टारगेट परसेंटेज है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का दैट इज 75%,
ठीक है, वो कितना है 75%, बाकी के लिए कितना था 40% था जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक थे, लेकिन आरआरबी के लिए कितने है 75% है। और एग्रीकल्चर का इसमें भी जो सब टारगेट है वो 18% ही है, एनसीएफ का 14% ही है, एसएमएफ का 10% ही है, माइक्रो एंटरप्राइज का 7.5% है, लेकिन वीकर सेक्शन का जो इनका टारगेट है वो 12% नहीं, वो 15% है रीजनल रूरल बैंक के लिए। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए 12% था, लेकिन आरआरबीज के लिए 15% है। और एक एडिशनल रूल है, आरआरबीज के केस में जो मीडियम एंटरप्राइजेस है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रिन्यूएबल एनर्जी की लेंडिंग है वो कंबाइंड रहती है, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अचीवमेंट के लिए 15% का मैक्सिमम हो सकता है। फॉर व्हाट पर्टिकुलर पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द लोन टू द मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तीन चीजें हैं, कौन सी? मीडियम एंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन तीनों के लिए कंबाइन की जाती है। क्लियर? अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में। अब ये करेंटली अपडेट हुआ है तो ध्यान रखना। पुराने नोट्स में आपको क्या मिलेगा कि एसएफबी के लिए यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो टारगेट था वो 75% था, लेकिन आरबीआई की जो करंट डायरेक्शंस है उसके हिसाब से एसएफबी का जो ओवरऑल टारगेट है नाउ इट इज 60%। ठीक है, एग्रीकल्चर का टारगेट 18%, एनसीएफ का 14%, एसएमएफ का 10%, माइक्रो एंटरप्राइज का 7.5%, सब सेम। वीकर सेक्शन का 12%, लेकिन ओवरऑल टारगेट जो है वो 60% है। तो आरआरबी के लिए 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 60%, दोनों को सेम कंसीडर नहीं करना है। इवन वीकर सेक्शन का भी इसका 12% है, 15% नहीं है। चैप्टर नंबर 9 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड। अब यूसीबीज का भी ओवरऑल टारगेट 75% नहीं है, दैट इज 60%। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5% टारगेट है, वीकर सेक्शन के लिए 12% टारगेट है। तो ध्यान रखिएगा कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए 40%, आरआरबीज के लिए कितना रहेगा 75%, फॉरेन बैंक्स विद द ब्रांचेस 20 और मोर 40%, फॉरेन बैंक्स विद द ब्रांचेस लेसर देन 20 40%, लेकिन एक्सपोर्ट क्रेडिट 32% का हो सकता है और बाकी 8% कहीं पर भी कर दो फॉर फॉरेन बैंक्स जहां पर ब्रांचेस 20 से कम है। और एसएफबी के लिए 60%, यूसीबीज के लिए 60%। सो आरआरबी का आपको ध्यान रखना है एंड बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखना है। अब बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 यानी कि ओवरऑल टारगेट कंप्लीट लेकिन फिर भी फेल हो सकते हो। अब ओपनिंग क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। जैसे एबीसी बैंक था जिसका हमने माना कि ओवरऑल टारगेट जो है वो 8000 करोड़ है। कैसे कैलकुलेट किया? वी सेट की एएनबीसी उसका 20000 करोड़ है, सीईओ बीएससी उसका 18000 करोड़ है। सो विच एवर इज हायर, एएनबीसी इज हायर, दैट इज 20000 करोड़, तो उसका 40% 8000 करोड़ हमने कैलकुलेट करा था। ठीक है, तो ओवरऑल टारगेट उसने कंप्लीट कर लिया। मान लो उसने 8200 करोड़ की पीएसएल में लैंडिंग कर दी, लेकिन एग्रीकल्चर में उसने 3600 करोड़ की जगह पर मान लो सिर्फ और सिर्फ 3200 करोड़ की लैंडिंग करी। अब एग्रीकल्चर का कितना बनता था? 20,000 करोड़ का 18% यानी कि 3600 करोड़ बनता था, लेकिन कितना करा? सिर्फ और सिर्फ 3200 करोड़ करा, तो वहां पर शॉर्टफॉल हो गया। तो ओवरऑल टारगेट में हो सकता है कि आप एक्सेस लेंडिंग कर दो, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर में या किसी और कैटेगरी में शॉर्टफॉल कर दो। कॉल कर लेते हैं। 8 कैटेगरीज हैं, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, एक्सपोर्ट है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है एंड अदर्स है। ठीक है, एंड फॉर द बेस क्या रहता है? बेस इज आइदर द एएनबीसी यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर सीईओ बीएससी यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, व्हिच एवर इज हायर। अब डोमेस्टिक बैंक का सीक्वेंस याद रख लो, 40 18 10 7.5 12, राइट। आरआरबी के लिए ओवरऑल 75%, वीकर सेक्शन को 15%, एसएफबी के लिए ओवरऑल 60%, यूसीबी के लिए ओवरऑल 60% एंड फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है ओवरऑल 40 है, लेकिन उसमें से एक्सपोर्ट क्रेडिट को 32% हो सकता है एंड बाकी 8% कहीं पर भी कर सकते हो। अब समझो एक क्लिफ हैंगर का केस। अब मान लो कि कोई भारतीय प्रगति बैंक है, राइट, एंड उनके पास एक फार्मर आता है, वो 5 लाख का लोन डेयरी एक्टिविटी के लिए मांगता है। किसके लिए? डेयरी एक्टिविटी के लिए मांगता है, और सिक्योरिटी के रूप में वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स अपने ऑफर कर देता है। ब्रांच मैनेजर कहता है गोल्ड लोन है इसलिए एग्रीकल्चर पीएसएल नहीं हो सकता। क्रेडिट ऑफिसर कहता है बोरोर फार्मर है इसलिए ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर पीएसएल में माना जाएगा। दोनों में से कौन सा करेक्ट है? ये दोनों गलत है। इस केस का आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल बी आंसरिंग इट इन द नेक्स्ट पार्ट।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लेटेस्ट अपडेट्स अपने व्हाट्सएप में रिसीव करने के लिए अभी के अभी अपने एग्जाम का नाम लिखो और साथ में लिखो अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207. I'll be sharing the details with you.